टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विथ एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम इतिहास विषय के तीसरे एपिसोड को आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम प्रत्येक एपिसोड में 10 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अब इसमें बाकी के एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए इतिहास के तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो खास प्रश्न कौन से हैं इस बार के। पहला प्रश्न आपके सामने है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही है। पहला कथन है कि इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में संबंधित अशांति की जांच के लिए गठित किया गया था। किसकी बात हो रही है? तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के संदर्भ में बात हो रही है। दूसरा कथन है, इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे। और तीसरा, इस समिति ने जनरल डायर को कदाचार का दोषी पाया और उसे बिना पेंशन के सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। अब देखिए यहां पर जो नाम आप देख रहे हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे। दरअसल हंटर कमेटी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो हंटर कमेटी को ही डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी कहा जाता था। और ये बेसिकली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई थी उसी की जांच के लिए गठित एक कमेटी थी। इसका उद्देश्य क्या था कि पंजाब में और बॉम्बे में जो व्यापक अशांति हुई थी और साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी ब्रिटिश अधिकारी या भारतीय प्रदर्शनकारी जिसमें जो भी दोषी होगा उसकी ये कमेटी क्या करेगी? जांच करेगी। अब इसके लिए इस कमेटी को गठित किया गया था जिसको कि हंटर कमेटी के नाम से हम जानते हैं। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी इसी को कहा जाता है। अब इसके संबंध में अब तीनों कथन पे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या इसमें हुआ था। तो देखिए इसमें कुछ भारतीय सदस्यों को भी इस कमेटी में रखा गया था। भारतीय सदस्यों की अगर बात कर ले तो उसमें सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ भी इसमें थे। इसके अलावा इसमें आप देखें तो जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे। इसके अलावा पंडित जगत नारायण का नाम भी आता है। इसके अलावा आप देखेंगे साहिबजादा सुल्तान अहमद खान का नाम भी आता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि भारतीय भी इसमें शामिल किए गए थे। अब इस कमेटी में जो कमेटी गठित की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जिसमें कि तमाम भारतीय जो वहां पर इकट्ठे हुए थे बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल का वो दिन था 1919 को, तो वहां पर उन निर्दोष लोगों पर गोली चला दी गई थी। निर्दोष तो हम कह रहे हैं, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो कैसे कह सकती है कि निर्दोष लोगों पर गोली हमने चला दी? तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक कमेटी का गठन करती है जिसको कि हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। अब इस कमेटी में अगर सही में जांच हुई होती तो सही तरीके से इसके लिए जो दोषी था जनरल डायर उसको दंड का प्रावधान किया गया होता। लेकिन इस कमेटी के माध्यम से उसकी आलोचना तो खूब की गई लेकिन उसको किसी भी तरह का दंड, उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं किए गए। तो यहां पर देखिए, यहां पर अब एक एक कथन को देखिए। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब से संबंधित अशांति की जांच के लिए गठित किया गया था। तो बिल्कुल किया गया था। इसमें ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे। तो जैसा कि आपको मैंने नाम बताया, ब्रिटिश सदस्य तो थे ही, साथ साथ भारतीय सदस्य के रूप में पंडित जगत नारायण हो गए, चिमनलाल, हरिलाल सीतलवाड़ हो गए। तो ये लोग क्या थे? ये भारतीय सदस्य थे। तो दूसरा कथन भी सही हो गया। तीसरा कथन कह रहा है कि इस समिति ने जनरल डायर को कदाचार का दोषी पाया और उसे बिना पेंशन के सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की। देखिए बिल्कुल नहीं की, क्रिटिसाइज खूब किया लेकिन ऐसा बिल्कुल सिफारिश इसने नहीं किया। तो पहला और दूसरा ही सही होगा, तीसरा सही नहीं है। तो इस लिहाज से विकल्प कौन सा सही आपका हो गया? पहला और दूसरा, यानी कि विकल्प आपका ए सही हो गया। अब आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। तो व्याख्या में यही सारी बातें आपको विस्तार से बताई गई हैं कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको कि हंटर कमेटी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड और पंजाब और बॉम्बे में व्यापक अशांति की जांच के लिए किया था। और इसका उद्देश्य ही था कि अशांति के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी हो या भारतीय प्रदर्शनकारी हो, दोनों के कार्यों की जांच की जाए। इसलिए पहला आपका कथन सही था। इसके बाद दूसरा कथन है कि इस समिति में ब्रिटिश और भारतीय सदस्य दोनों शामिल थे, इसलिए दूसरा भी कथन सही है। और तीसरा सही नहीं था आपका कथन, क्योंकि समिति ने अत्यधिक बल प्रयोग के लिए जनरल डायर की आलोचना की, यानी कि क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसको किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही या दंड के लिए उसने अपने सिफारिश में यह बात नहीं कि किनको दंडित किया जाना चाहिए। तो इसलिए आपका तीसरा कथन सही नहीं था। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिल्ली में मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया जिन्होंने अपनी गतिविधियों को याचिकाओं और प्रतिनियुक्तियों तक ही सीमित रखा। दूसरा कथन है कि दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। और तीसरा है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब देखिए यहां पर 3 कथन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? तो खिलाफत से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई थी बेसिकली ब्रिटिशर्स द्वारा
जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका विघटन किया गया, और तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के खलीफा अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, यानी उनकी आस्था उसमें थी। तो विरोध हर जगह शुरू हुए थे, क्योंकि उनको सारे विश्व के जो तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के जो मुसलमान थे वो अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। अब इसमें ही जो खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था, इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता का एक शुरुआती उदाहरण भी आपको देखने को मिलता है। खिलाफत समिति का गठन इसी मूवमेंट के थ्रू किया गया था, और इसका गठन जो किया गया था वो दिल्ली में नहीं किया गया था, बल्कि जो खिलाफत समिति का गठन किया गया था वो मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम, अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहले कथन में दिल्ली में लिखा है मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया। तो देखिए, मुस्लिम व्यापारियों के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन तो हुआ, लेकिन कहां पर हुआ? तो यहां पर दिल्ली की जगह मुंबई में हुआ, यानी कि बंबई में हुआ। ठीक, अब दूसरा कथन क्या कह रहा है? पहला तो आपका इसी आधार पर गलत हो गया। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोगात्मक प्रस्ताव पारित किया गया। तो देखिए, यहां पर खिलाफत समिति का गठन तो भले ही वहां पर हुआ, लेकिन बाकी के दोनों कथन सही हैं। यानी कि दिल्ली में आयोजित जब अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, तो उसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया था। तो दूसरा आपका सही है। तीसरा भी सही है, क्योंकि गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। तो इस तरह से आपका दूसरा और तीसरा ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कौन से सही हैं, तो दूसरा और तीसरा, यानी कि विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। तो ठीक है, इसलिए आपका पहला गलत था, बाकी दोनों सही हैं। यही बात व्याख्या में भी आपको बताई गई है कि खिलाफत आंदोलन भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम एकता के शुरुआती उदाहरण में से एक था, एक एग्जाम्पल था, क्योंकि इस समय हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर एक मंच पर आ गए थे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से मुसलमानों की भावना आहत हुई थी। तो तुर्की सुल्तान यानी कि जो खलीफा को हटाने के विरोध में ये पूरा का पूरा मूवमेंट उत्पन्न हुआ था, और भारतीय मुसलमान इनको आध्यात्मिक नेता मानते थे। खिलाफत समिति का गठन देखिए वही बंबई में मुस्लिम व्यापारियों और नेताओं के ग्रुप के द्वारा किया गया था। तो इसीलिए आपका कथन एक सही नहीं था, क्योंकि वहां पर दिल्ली दिया गया था। फिर दिल्ली में आयोजित हुआ भारतीय खिलाफत सम्मेलन, जो कि 22 से 23 नवंबर 1919 को हुआ, और यहीं पर ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग का प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कि क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के साथ हम असहयोग करेंगे, यह प्रस्ताव कहां पर पारित हुआ? जिसमें घोषणा की गई कि भारतीय मुसलमान तब तक सहयोग नहीं करेंगे जब तक कि खलीफा का अधिकार बहाल नहीं हो जाए। इसलिए कथन दो आपका क्या था? कथन दो आपका सही नहीं था। ठीक है, क्षमा करिए, कथन दो आपका सही था। और महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, इसलिए 3 भी आपका सही था। अगला है 3 सितंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सरकारी स्कूलों, न्यायालयों और परिषदों के बहिष्कार सहित असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी। दूसरा है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय। तीसरा है, कांग्रेस के एजेंडे में खादी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने को शामिल करना। चौथा है आपका, राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देशन हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। किसके बारे में बात हो रही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात हो रही है। कब? 1920 के। तो देखिए यहां पर जो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में बेसिकली क्या हुआ ये था कि जो असहयोग आंदोलन चला था वो कब से कब चला था? तो 1920 से 1922 तक चला था। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि 2 अधिवेशन महत्वपूर्ण है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। एक आपका है कलकत्ता अधिवेशन, जो कि हुआ था आपका सितंबर 1920 में, और एक है आपका नागपुर अधिवेशन, जो कि हुआ था दिसंबर 1920 में। तो जो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां पर कॉल फॉर मूवमेंट, इसको इस तरह से याद रखिए कि कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, कॉल फॉर मूवमेंट, मतलब वहां पर क्या हुआ, कुछ कुछ चीजें जो है रचनात्मक कार्यक्रम हो गए, या क्या क्या उसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसे कलकत्ता असहयोग कार्यक्रम को जो मंजूरी दी गई थी, मूवमेंट को जो मंजूरी दी गई थी, वो सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में दी गई थी। और नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो न्यू स्ट्रक्चर को लेकर, तो नागपुर न्यू स्ट्रक्चर, इस तरह से याद रखिएगा। तो कलकत्ता में असहयोग के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसमें यह कहा गया कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विदेशी वस्त्र हो, इनका बहिष्कार करिए आप, उपाधियों का त्याग करिए आप, साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से खादी हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गई, मध्यस्थ न्यायालय हो गए, इनके माध्यम की बात की, रचनात्मक कार्यक्रम चलाने की बात की गई। वहीं पर अगर बात करेंगे जो दूसरा है दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन की, तो इसमें प्रांतीय जो समिति है उसको भाषाई आधार पर गठित करने की बात की गई, यानी न्यू स्ट्रक्चर की बात की गई। साथ साथ 15 सदस्यीय कांग्रेस जो वर्किंग कमेटी के गठन की बात की गई।
तो इस तरह से नागपुर अधिवेशन जो 1920 है उसमें CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात की गई। तो नए स्ट्रक्चर की बात नागपुर अधिवेशन में, और जो प्रोग्राम जो शुरू करने की बात थी वो सितंबर 1920 कहां पर, तो कलकत्ता अधिवेशन में। अब आप इसको देखिए, तो सितंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। अब कलकत्ता अधिवेशन में स्ट्रक्चर में किसी तरह का चेंज नहीं है। अब इस बात को, अगर कॉन्सेप्ट को आपको पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सरकारी स्कूलों, न्यायालय, परिषद के बहिष्कार सहित असहयोग कार्यक्रम की मंजूरी, तो कार्यक्रम की मंजूरी बिल्कुल कलकत्ता अधिवेशन में दी गई थी, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम की मंजूरी जो आपको मैंने बताया कि कॉल फॉर मूवमेंट, तो कॉल फॉर मूवमेंट, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। दूसरा है प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय, तो किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज यहां पर नहीं है। तो ये क्या होगा, ये कहां पर होगा, ये नागपुर में होगा, तो ये यहां पर नहीं होगा। फिर कांग्रेस के एजेंडे में खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने को शामिल करना, ये क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम है, तो ये यहां पर था। चौथा है राष्ट्रीय गतिविधियों के निर्देशन हेतु 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, वर्किंग जो कांग्रेस जो बात की जा रही है, CWC की बात की जा रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन की बात की जा रही है, यानी स्ट्रक्चरल चेंज की बात की जा रही है, वो कहां पर होगा, तो वो आपका नागपुर अधिवेशन में होगा। तो इस तरह से ये भी आपका गलत हो गया। तो पहला सही है, तीसरा सही है, यानी कि इसमें से पूछ रहा है कितने कथन सही हैं, तो 2 कथन आपके हो गए, पहला और तीसरा, तो केवल 2 कथन सही हैं, यानी विकल्प आपका B सही है। अब यही बात विस्तार से आपको यहां पर बताई जा रही है, यानी कि इसी बात को व्याख्या यहां पर किया गया है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 से 22 चला था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब यहां पर इसके माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध, आर्थिक बहिष्कार, नैतिक पुनरुत्थान के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक सीमाओं से परे जाकर भारतीयों को एकजुट करने का प्रयास किया गया इसके माध्यम से। अब यहां पर 2 अधिवेशन है, जिसमें कलकत्ता सितंबर 1920 और नागपुर दिसंबर 1920, दोनों का बेसिक मैंने अंतर आपको पहले ही बता दिया है। तो यहां पर कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में कांग्रेस ने क्या किया, असहयोग के प्रोग्राम को, कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें सरकारी स्कूल, न्यायालय, विधान परिषद, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार शामिल था, ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधियों के सम्मान का त्याग भी शामिल था, राष्ट्रीय शिक्षा, खादी, मध्यस्थ न्यायालय आंदोलन के ये सारी चीजें जो रचनात्मक पहलू है ये भी इसमें शामिल था। इसलिए आपका पहला और तीसरा कथन सही था। बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंज था वो इसमें नहीं था, इसीलिए बाकी 2 विकल्प आपके सही नहीं थे। अगला है मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी के संबंध में अब इस कथन पर ध्यान दीजिए। पहला है इसका गठन वर्ष 1916 में मुसलमानों, ईसाइयों सहित गैर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। दूसरा है आरक्षित सीटों की इसकी प्रारंभिक मांग बाद में शैक्षणिक और नौकरी संबंधी रियायतों को शामिल करने तक विस्तारित हुई। ठीक। तीसरा है इस पार्टी को मुख्य समर्थन गैर ब्राह्मण किसानों और ग्रामीण श्रमिकों से प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर इन तीनों कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, ठीक है, जस्टिस पार्टी का यह भी नाम है, तो यह भी आप याद रखिएगा कि साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन भी कहा जाता है जस्टिस पार्टी को। और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वहां पर गैर ब्राह्मण राजनीतिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। तो गठन 1916 में और मुसलमान और ईसाई सहित गैर ब्राह्मण प्रतिनिधियों के लिए किया गया था। तो पहला कथन आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर मुस्लिम, ईसाई और ये जिनकी बात की जा रही है सभी इसमें थे। प्रारंभिक मांग ये थी कि जो विधान परिषद है उस विधान परिषद में आरक्षित सीटों की मांग इनके लिए की गई थी, लेकिन जल्द ही शिक्षा, नियुक्ति और स्थायी नामांकन के तक भी इनकी मांग जो है बढ़ गई थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे प्रारंभिक मांग बाद में शैक्षणिक और नौकरी संबंधी रियायतों को शामिल करने तक विस्तारित हुई, ये वाला कथन भी आपका क्या है, सही है। अब इस तरह से आप अगर देखें तो ये कौन कौन से कथन आपके सही। अब तीसरे कथन पे आते हैं। इस पार्टी को मुख्य समर्थन गैर ब्राह्मण किसानों, ग्रामीण श्रमिकों से प्राप्त हुआ। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इनका जो सामाजिक आधार था उस सामाजिक आधार में कौन कौन शामिल थे, तो गैर ब्राह्मण जमींदार शामिल थे और शहरी व्यापारी शामिल थे और साथ साथ अभिजात वर्ग शामिल था। इस तरह से किसान और ग्रामीण श्रमिक जो यहां पर लिखा है वो शामिल नहीं थे। तो यहां पर इस तरह से ये तीसरा कथन आपका गलत हो जाता है। तो कौन कौन सा सही होगा, तो पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या विकल्प है, तो विकल्प ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका विकल्प क्या सही होगा, विकल्प ए सही होगा। तो याद रखिएगा, यही इसमें व्याख्या में भी कहा गया है कि जस्टिस पार्टी, जिसे आधिकारिक तौर पर साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन इसके रूप में जाना जाता है, कहां पर, मद्रास प्रेसिडेंसी में,
किस नेचर क्या था, तो गैर ब्राह्मण राजनीतिक संगठन। स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1916 में, गैर ब्राह्मणों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, जिसमें कौन कौन शामिल था, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे और दलित वर्ग भी शामिल थे। तो आपका पहला कथन क्या हो गया, सही हो गया। जो ब्राह्मण प्रभुत्व के तहत राजनीतिक और प्रशासनिक अवसरों से वंचित ये लोग महसूस कर रहे थे, उन्हीं के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है। अब जस्टिस पार्टी का सामाजिक आधार मुख्य रूप से गैर ब्राह्मण, जिसमें जमींदार, शहरी व्यापारिक अभिजात वर्ग से निर्मित था, ये इसमें शामिल थे। इसलिए आपका तीसरा सही नहीं था, जहां पर कि ग्रामीण और किसान लिखा हुआ था, इसलिए वो आपका गलत था। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से किसे वाइकोम सत्याग्रह के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व और बलिदान के लिए वाइकोम वीर, वाइकोम के नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। के केलप्पन, केपी केशव मेनन, टीके माधवन या ईवी रामास्वामी नायंकर। देखिए यहां पर बात किसकी की जा रही है, वाइकोम सत्याग्रह की बात की जा रही है। जब वाइकोम सत्याग्रह की बात की जाएगी तो ये कब हुआ था, सबसे पहले तो यही याद रखना है तो आपको, तो 1924-25 में हुआ था। त्रावणकोर का जो क्षेत्र था वहां पर हुआ था। जातीय भेदभाव के विरुद्ध ये शुरू हुआ था और एक समाज सुधार आंदोलन इसको कह सकते हैं। समाज सुधार आंदोलन के तहत टीके माधवन और केपी केशव मेनन और जॉर्ज जोसेफ, इनके नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। लेकिन जब शुरुआत इसकी हुई थी, शुरुआत जब कमजोर पड़ने लगी, तो वहां पर फिर यहां पर एक नेतृत्व उभर कर सामने आता है जो कि ईवी रामास्वामी नायंकर का नेतृत्व है, जिनको कि पेरियार भी कहा जाता है। अब इन्होंने इसको क्या किया था, पुनर्जीवित किया था और इनके समर्पण भाव के कारण, इनके साहस के कारण ही इनको जो उपाधि दी गई थी वो वाइकोम वीर की उपाधि दी गई थी। तो यहां पर सही विकल्प क्या होगा, ईवी रामास्वामी नायंकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता था। डी विकल्प यहां पर आपका सही होगा। देख लीजिए, वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 त्रावणकोर के क्षेत्र में हुआ था। जाति आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक सामाजिक सुधार आंदोलन था। टीके माधवन, केपी केशव मेनन और साथ साथ जॉर्ज जोसेफ के द्वारा इसको शुरू में क्या किया गया, नेतृत्व दिया गया। लेकिन बाद में जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। जब कमजोर पड़ा तो फिर इसको पुनर्जीवित करने का काम ईवी रामास्वामी नायंकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता था, उनको इसका लीडरशिप जो है, लीडरशिप के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उसको पुनर्जीवित भी किया। अब इसी कारण इनको इनके अद्वितीय समर्पण और साहस के लिए वाइकोम वीर जो है, वाइकोम के नायक की उपाधि भी मिली, जो आंदोलन को बनाए रखने और सफलता की ओर ले जाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी इंगित करता है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। पहला कथन है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद विधान परिषदों में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न होने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। दूसरा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने विधान परिषदों की कमजोरियों पर प्रकाश डालकर उनका अंत करो या सुधार करो के लिए परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के संबंध में, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। कैसे सही हैं, तो देखिए सबसे पहले 1922 जो सन है उस पर जाते हैं। 1922 में क्या हुआ, 1922 में चौरी चौरा की एक घटना होती है और चौरी चौरा की जो घटना थी, उस घटना के बाद चूंकि उसमें हिंसा हुई और हिंसा के बाद जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जी ने कहा कि हम इसको वापस लेंगे, क्योंकि वो अहिंसा के समर्थक थे। अब जब इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया तो वहां पर जो लोग थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उनमें दो गुट दिखाई देते हैं। एक गुट था जिसको कहते हैं हम नो चेंजर्स, यानी कि वो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे, और दूसरा था प्रो चेंजर्स। इन दो गुटों में आधारभूत रूप से समझिए, जो नो चेंजर्स थे वो काउंसिल का बहिष्कार करना चाहते थे, यानी कि काउंसिल में प्रवेश नहीं लेना चाहते थे, जबकि जो प्रो चेंजर्स थे वो चाहते थे, जिनको कि हम स्वराजी कहते हैं, स्वराजी लोग चाहते थे कि हम काउंसिल में प्रवेश करें, विधान परिषद में जाएं और उसके बाद उस परिषद में प्रवेश करने के बाद ब्रिटिश नीतियों को अंदर से हम प्रभावित करें। तो इस तरह से उनका यह मानना था कि एंड और मेंड, या तो उसमें अंत करो उनको, और या तो क्या करो, मेंड करो, यानी उसमें सुधार करो। तो इसमें सुधार हम कैसे कर सकते हैं, सुधार जा सकते हैं काउंसिल में प्रवेश करके और उन नीतियों को अंदर से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये प्रो चेंजर्स थे, जिनको स्वराजी कहा जाता है। इनसे जुड़े हुए CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग क्या थे, प्रो चेंजर्स थे, यानी कि ये चाहते थे कि काउंसिल में प्रवेश किया जाए। और नो चेंजर्स में जैसे C राजगोपालाचारी हो गए, सरदार पटेल हो गए, राजेंद्र प्रसाद MA अंसारी, ये लोग क्या थे, नो चेंजर्स थे। तो इस तरह से देखिए, अब यहां पर इन दोनों ही मामले में अगर देखें तो जो प्रो चेंजर्स थे, जो ये चाहते थे कि काउंसिल में प्रवेश लिया जाए और उसके बाद अंदर से सुधार का प्रयास किया जाए, इन्होंने ही 1923 में क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो
अब यहां देखिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन के संदर्भ में इन कथनों पर अब विचार कीजिए। तो देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद विधान परिषदों में शामिल होने के प्रश्न पर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हुआ, ठीक है, दो गुट भी बने और उसी के बाद स्वराज पार्टी का गठन भी किया गया। तो बिल्कुल ये सही है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने विधान परिषद की कमजोरियों पर प्रकाश डालकर कहा, एंडोरमेंट यानी अंत करो या सुधार करो के लिए परिषदों में हम क्या करेंगे, प्रवेश लेंगे और तभी उनको हम एंडोरमेंट कर पाएंगे। तो दूसरा भी आपका सही हो गया। तो इस तरह से यहां पर दोनों विकल्प आपके सही हैं। तो इस तरह से विकल्प यहां पर सी यानी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, तो सी विकल्प आपका सही हो गया। यही चीज आपको व्याख्या में बताई गई है कि वर्ष 1922 में क्या हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद असहयोग आंदोलन के निलंबन के बाद जब वो घटना हुई थी जो आपको बताया गया, तो वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भविष्य की कार्यवाही को लेकर बहस हुई, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान के नेतृत्व में एक समूह ने कहा कि विधान परिषदों में हम प्रवेश हमें लेना चाहिए, समर्थन किया और उसकी सीमाओं को उजागर करना चाहिए, उसमें प्रवेश लेकर ही तो उसकी कमी हम जान पाएंगे। तो उन्हें राष्ट्रवादी उत्साह जगाने के लिए एक राजनीतिक मंच के रूप में हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसलिए कथन एक आपका सही है। इस समूह के सदस्यों को क्या कहा गया, स्वराजवादी के रूप में जाना जाने लगा और उनकी रणनीति परिषदों को एंडियामेंट यानी कि अंत करो या सुधार करो थी, ताकि अगर राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दे तो वे अव्यवहारिक हो जाएं या रियायतें दिए जाने पर स्वशासन को आगे बढ़ाने के लिए उनका उपयोग किया जा सके। इसलिए कथन दूसरा भी आपका सही था। अब इसके विपरीत जो दूसरा दल था, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम ए अंसारी जिसमें आते थे, तो उनको नो चेंजर्स कहा गया, जो आपको शुरू में ही बताया गया है। और इन्होंने परिषदों में प्रवेश लेने का क्या किया था, विरोध किया था। वे संसदीय भागीदारी के स्थान पर क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि रचनात्मक कार्यक्रम चलाया जाए, बहिष्कार किया जाए और आत्मनिर्भरता के पक्ष में ये लोग थे। तो इस असहमति के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ, वर्ष 1923 में जो प्रो चेंजर्स थे उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। इसी का यह परिणाम था, जिसके अध्यक्ष सीआर दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बने और भारत के राष्ट्रवादी राजनीति में एक नए चरण की यहां से शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इसमें बताना है कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो देखिए, काकोरी कार्यवाही कब हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन, HSRA का गठन, चटगांव शस्त्रागार पर छापा। फैक्चुअल सवाल है, अगर ये फैक्ट आपको पता है तो आप सही कर लेंगे। काकोरी की कार्यवाही कब हुई भाई, तो ये अगस्त 1925 में हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था वर्ष 1924 में, ठीक है। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो ये आपका हुआ 1928 में। इसके बाद है चटगांव शस्त्रागार पर छापा, ये कब हुआ, तो 1930 में। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो विकल्प आपका हो जाएगा दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा आपका विकल्प कौन सा है, विकल्प बी। तो यही इसका क्रम है। अब इसमें क्या हुआ था, तो इसमें इसी क्रम से आप इसको लगा देना है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ, विशेष रूप से जो युवा क्रांतिकारी हैं उनके बीच में। अब यहां से युवा क्रांतिकारी क्या करते थे, शस्त्र के आधार पर विरोध करते थे, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना ही उनकी इच्छा थी। इस काल में देशभक्ति और समाजवादी आदर्श को मिलाकर कई क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आते हैं। उसी में एक नाम कौन सा है, उसी में नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA की स्थापना हम कहते हैं, वर्ष 1924 में हुई थी। 1924 में हुई, ये भी याद रखना है, और कहां हुई ये भी याद रखिएगा, कानपुर में हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और साथ साथ सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य के निर्माण के उद्देश्य से किया गया। मतलब HRA की स्थापना 1924 में हुई, कानपुर में हुई, और साथ साथ इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल थे। काकोरी जो कार्यवाही हुई थी अगस्त 1925 में, वो HRA का पहला बड़ा कृत्य था। मतलब इन क्रांतिकारियों ने पहला जो काम किया वो क्या किया, काकोरी में किया। काकोरी में क्या किया था इन्होंने, जो ट्रेन थी उस ट्रेन में अस्त्र शस्त्र बारूद थे, उसको खजाना था, उसको क्या किया, उसको लूटने का काम किया। तो काकोरी जो कांड हुआ उसी में, काकोरी में ही आप देखेंगे कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, रोशन लाल हैं, ठीक है, अशफाक उल्ला खां हैं और राजेंद्र लाहिड़ी हैं, इन लोगों को सजा हो गई थी, फांसी की सजा हो गई थी। तो इनको अलग अलग जगह पर हुई थी, कहां हुई थी वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा कि किसको कहां कहां फांसी हुई थी, इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जैसे रोशन लाल थे, ठीक है,
रोशन लाल को आप याद रखिएगा, रोशनी कैसे मिलती है? नैन से मिलती है, आंखों से मिलती है, तो इनको नैनी में फांसी हुई थी। इस तरह से कनेक्ट करके आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राजेंद्र लाहिड़ी थे, तो राजेंद्र लाहिड़ी में ड़ आता है, ठीक है ना, लाहिड़ी, इसमें क्या आ रहा है? ड़ आ रहा है। और गोंडा, उसमें भी ड़ आ रहा है, तो गोंडा में इनको हुआ था, है ना। इसी तरह से रोशन लाल हो गए। अशफाकुल्ला खां है, अशफाक में फ आ रहा है, फैजाबाद, तो इनको फैजाबाद में हुआ था। तो इसी तरह से ये चीजें आप कनेक्ट करके याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सितंबर 1928 में क्या हुआ? सितंबर 1928 में एचआरए को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, किस जगह पर? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचआरए किसमें तब्दील हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में, यानी कि इसमें समाजवादी शब्द जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है ना। इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने किया और समाजवाद को अपनी वैचारिक नींव के रूप में अपनाया। तो समाजवाद को वैचारिक नींव के रूप में जब अपनाया जाता है एचआरए में, तो वो क्या बन जाता है? एचएसआरए, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में। अंततः अप्रैल 1930 में एक घटना हुई। क्या हुआ? सूर्यसेन ने बंगाल में जो चटगांव शस्त्रागार है उस पर क्या किया? वहां पर उसको ब्रिटिश हथियार वहां थे, उसको जब्त कर लिया, देशव्यापी विद्रोह को प्रेरित किया इस तरह से। तो चटगांव वाली घटना सूर्यसेन जो थे वो कब हुई है? 1930 में हुई है। तो ये क्रम आपको बताया ही गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 के संबंध में क्या क्या कथन है? तो पहला कथन है, यह महात्मा गांधी के अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने एकमात्र यही अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन, जिसकी क्या की थी उन्होंने? जिसकी अध्यक्षता की थी। तो बिल्कुल पहला कथन आपका सही भी है, देखते भी चलिए। दूसरा है, इस अधिवेशन में खादी अस्पृश्यता उन्मूलन और हिंदू मुस्लिम एकता को स्वराज के अभिन्न अंग के रूप में बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव पारित किए गए। क्या ये था कि नहीं था? ये भी था। इसमें कांग्रेस के वित्तीय आधार को मजबूत करने और उसकी राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए उसके वार्षिक सदस्यता शुल्क में वृद्धि की गई। नहीं भाई, इसके वार्षिक सदस्यता शुल्क को तो यहां पर 90% क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था, ताकि इसका जनाधार और बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके सदस्य बन सके। तो वित्तीय आधार को मजबूत करना यहां लक्ष्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार करना लक्ष्य था, और जिससे कि जनाधार बढ़े। इसके लिए क्या किया गया था? जो सदस्यता शुल्क है, सदस्यता शुल्क को उसमें 90% तक कमी कर दी गई थी। तो तीसरा कथन आपका सही नहीं होगा। पूछ रहा है इसमें से कितने सही हैं, तो केवल 2, यानी कि बी विकल्प, पहला और दूसरा संख्या पूछ रहा है तो केवल 2 सही हैं। देखते हैं व्याख्या। 1924 का बेलगाम अधिवेशन राष्ट्रीय आंदोलन में एक निर्णायक क्षण था। क्यों था निर्णायक? क्योंकि सामाजिक नैतिक सुधार में गांधीवादी आदर्श जो है उसको कांग्रेस के राजनीतिक ढांचे में शामिल किया गया। अब इस विश्वास को यह प्रदर्शित किया गया कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सामाजिक असमानता और नैतिक पुनरुत्थान को भी शामिल किया जाना चाहिए, जो कि गांधी का आदर्श था। गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कहा गया था पहले कथन में, जो कांग्रेस को केवल एक राजनीतिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि एक नैतिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में आकार देने और उसके प्रभाव को दर्शाता है। इसलिए पहला कथन आपका सही है, क्योंकि इसमें सेवा, सादगी और रचनात्मक कार्यक्रम इसके केंद्र में थे। अब इसमें खादी की भी बात हुई, अस्पृश्यता की भी बात हुई, सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात हुई। इन सारे प्रस्तावों को इसमें क्या किया गया? पारित किया गया। गांधी जी ने सर्वोदय की बात भी की कि सबका कल्याण होना चाहिए, व्यापक दृष्टिकोण से इसको जोड़ा गया। तो ये सारी चीजें कथन 2 में थी, तो इसलिए दूसरा भी सही था। तीसरा कथन गलत इसलिए था कि दल के लिए धन जुटाने के स्थान पर यहां पर सदस्यता शुल्क में वही जो बात शुरू में बताई कि 90% की कमी की गई थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इससे जुड़ सके। तो तीसरा कथन आपका सही नहीं था। अगला प्रश्न है मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में क्या कथन है? इस मामले में साम्यवादी विचारों के प्रसार के आरोप में कई ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है। दूसरा है, इस मामले में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी जैसे प्रमुख नेताओं को दोषी ठहराया गया। तो देखिए यहां दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि इस मामले में साम्यवादी विचारों के प्रसार के आरोप में कई ट्रेड यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई, उन पर मुकदमा भी चलाया गया। और इस मामले में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे और शौकत उस्मानी जैसे प्रमुख नेताओं को दोषी भी ठहराया गया था। तो विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान जो मेरठ षड्यंत्र केस है, कब का है? 1929 का है। ये एक ऐतिहासिक मुकदमा था। क्यों ऐतिहासिक मुकदमा था? क्योंकि यही वो वक्त था जब श्रमिक आंदोलन उभर रहा था, और इसी समय श्रमिक आंदोलन के साथ साथ जो साम्यवादी गुट था वो भी इसमें कहीं ना कहीं सेंटर में था। तो ये बढ़ती जो साम्राज्यवाद विरोधी भावना थी, उस पर श्रमिक एकजुट न हो जाए,
साम्यवाद की जो भावना बढ़ रही थी उसका भी दमन जरूरी था। तो जो औपनिवेशिक सरकार थी वो इस चिंता से थोड़ा सा प्रभावित थी। अब इसके लिए क्या किया उसने, एक मेरठ षड्यंत्र केस चलाया। और इस मेरठ षड्यंत्र केस में मार्च 1929 में कैसे हुआ, ये षड्यंत्र केस कैसे चला, तो ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करने और भारतीय श्रमिकों को साम्राज्यवादी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह को उकसाने का आरोप लगा दिया। और साथ साथ 31 ट्रेड यूनियन नेताओं को और कार्यकर्ताओं को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह से कथन एक आपका सही है। अब इसमें जो भारतीय वामपंथी विचारधारा के कई उल्लेखनीय व्यक्ति थे, जैसे कि मुजफ्फर अहमद भी थे, एस.ए. डांगे भी थे, शौकत उस्मानी भी थे, ब्रेन ब्रैडली थे, फिलिप स्प्रैट थे, इन पर भी चलाए गए जो मुकदमे हैं इसी के परिणाम स्वरूप उनको भी दोषी पाया गया। ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र केस में लपेटे में इन लोगों को भी लिया गया था। तो इसलिए आपका दूसरा कथन भी सही है। तो यहां पर विकल्प आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते का समर्थन करने के लिए आयोजित एक विशेष अधिवेशन था। और दूसरा है, इसमें मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए। देखिए यहां पर दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि यहां पर जो कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और यहां पर मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव भी पारित किए गए थे और गांधी इरविन समझौते का समर्थन भी करने के लिए एक विशेष अधिवेशन भी ये था। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए मार्च 1931 में गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कराची में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कैसा अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था, यह आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो पहला कथन सही हो गया। अब इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को क्या किया, दोहराया। और साथ साथ दो ऐतिहासिक प्रस्ताव भी पारित किए, एक मौलिक अधिकार पर और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर था। इसलिए दूसरा भी आपका कथन सही है। मौलिक अधिकार पर जो प्रस्ताव है उसमें यह गारंटी दी गई है, क्या है इसमें, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस, फिर संघ बनाने एकत्र होने का अधिकार, जाति पंथ लैंगिक के बावजूद समान कानूनी अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक और उनकी सांस्कृतिक सुरक्षा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सब किसमें शामिल थे, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव में क्या क्या गारंटी थी। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर जो प्रावधान था उसमें क्या क्या है, तो कृषि ऋणग्रस्तता से राहत और सूदखोरी पर कंट्रोल, जीविका के लिए उचित वेतन और सीमित कार्य घंटों के साथ बेहतर कार्य परिस्थितियां, महिला श्रमिकों की सुरक्षा, प्रमुख उद्योग, खदान और परिवहन पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण। तो ये सब इसमें था। तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की और आपके पास उतना समय नहीं है, कम समय में आप चाहते हैं कि बेहतर तैयारी हो जाए, सफलता आपके कदम चूमे, तो बिल्कुल चूमेगी, एक बेहतर मार्गदर्शन के कारण चूमेगी। और ये बेहतर मार्गदर्शन देगा आपको जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। देखिए सबसे पहले माध्यम की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में भी उपलब्ध है ये कोर्स, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। ये कोर्स क्यों बेनिफिशियल है आपके लिए, इस कोर्स के माध्यम से एक तो 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस ये कवर करता है। साथ साथ आपको इसमें टेस्ट देके अपने आप को परखने के लिए 18 टेस्ट देने को मिलेंगे। साथ साथ इसमें 2 साल के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो 2 साल के करंट अफेयर वीडियो के माध्यम से भी, और साथ साथ इसमें आपको जो प्रिंटेड मटेरियल है उसके माध्यम से भी। तो इस तरह से आपका पूरा एक जो तैयारी है उसके लिए कम समय में बेहतर तैयारी का एक अच्छा विकल्प देता है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। फीस की बात करते हैं तो 34,999 इसकी फीस है। लेकिन इसमें आपको छूट मिलती है, कैसे, तो उसके लिए आपको अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। कहां करेंगे आप, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को या तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए, फिर बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो वहां पर आप कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट चाहें तो इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। अब एक फायदा और है, मान लीजिए अभी आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया, इन फ्यूचर आपका मन हुआ कि ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि यहां पर जो आपने फीस पेमेंट किया है वो आपका लॉस है, क्योंकि इन फ्यूचर जब अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो यहां दी गई फीस वहां एडजस्ट कर दी जाती है। तो दोहरा लाभ आपके लिए है। फिलहाल जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स एक अच्छे मार्गदर्शन में बेहतरीन डिजाइंड कोर्स है, इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके लिए है उसकी तरफ चलते हैं और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, आपको बताना है कौन सा या कौन से सही है या है। पहला कथन है, इसकी स्थापना भारत में एनी बेसेंट द्वारा हिंदू दर्शन और आध्यात्मवाद के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दूसरा है, यह भारतीय चिंतन के उपनिषदों, सांख्य और योग दर्शन से प्रेरित थी। किसके विषय में है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में। अब अगर आपने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ध्यान से पढ़ा है तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।
लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। पिछले वीडियोस अभी तक आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको जरूर देख लीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें और हमारे परिवार में जुड़ जाइए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।